सुबह सुपर 6 के इस खास बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ अनुष्का पाठक। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को पहला मेडल मिल चुका है। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर को ब्रॉन्ज मिला है। 221.7 अंकों के साथ मनु भाकर ने मेडल जीता। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने मनु भाकर को बधाई दी है। शाबाश मनु भाकर, देश को पहला मेडल दिलाने के लिए ये पीएम मोदी का जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिखाई दिया। मनु का ये मेडल देश के लिए बहुत खास है। पीएम ने कहा पहली भारतीय महिला ने निशानेबाजी में मेडल जीता है। मनु भाकर की जीत ऐतिहासिक है। तो पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। पेरिस ओलंपिक्स में भारत को पहला मेडल मिल चुका है और मनु भाकर जिन्होंने भारत को पहला मेडल दिलाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बधाई दी गई है और परिवार में जश्न का माहौल है। परिवार में मिठाई खिलाई जा रही है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और जितने भी लोग परिवार के लोगों से बातचीत करने के लिए पहुंचे उनको भी मिठाई खिलाई जा रही है। पहले दिन भारत के हाथ और ऐसे में 2 मेडल हालांकि भारत ने जीता है, लेकिन ये जो शूटिंग और साथ ही एयर पिस्टल की अगर बात करें तो एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर को ब्रॉन्ज मिला है। आपको और मनु के कमरे में मैं मौजूद हूँ। सबसे पहले आपको हिंदुस्तान की तरफ से, न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कहेंगे अपनी बेटी की जीत पर? मनु की जीत के ऊपर सब देशवासियों के प्यार को देखते मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मनु को मैं बहुत प्यार करना चाहती हूँ क्योंकि मनु मेरे हाथ के बने खाने को बहुत याद कर रही है वहाँ पे। तो मैं चाहूंगी कि वो अच्छे से आए घर पे और आते ही मेरे हाथ का मैं बना के उसको खिलाऊं। एक माँ का दिल मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अगर हम, क्योंकि बार बार टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है, आपने खुद ये बात कही थी कि जब वो आई तो वो इतनी ज्यादा निराश थी कि आपने उसकी पिस्टल छिपा दी थी। इसमें कितनी सच्चाई है और वो क्या कहानी छिपाई थी? मैं एक जगह बना रखी है, जब वो शूटिंग को लेके उदास होती है तब मैं उसकी पिस्टल को उसको बिना बताए छिपा देती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ा सा उससे दूर रहे, थोड़ा सा मेंटली तैयार हो, फिर उसके बाद में उससे जुड़े। लेकिन मनु के अंदर एक शूटिंग का, अपनी पिस्टल का इतना नशा है कि उसके बिना वो जी नहीं सकती, उसके बिना वो रह नहीं सकती। हाँ, क्योंकि उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि अब मैं नहीं खेलूंगी मम्मा, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे ना जसपाल सर का साथ नहीं था। जसपाल सर का साथ छूटने के बाद में हमें कोई जसपाल सर के जैसा कोच मिला नहीं, तो वो इसलिए बहुत ज्यादा अंदर से टूट गई थी। और हम देखो, जब बच्चे की इम्तिहान की घड़ी होती है, तब बच्चा के साथ साथ परिवार भी बहुत टूटता है। तो हम चारों एक दूसरे के साथ में इतने एक जोश के साथ खड़े रहे, एक दूसरे को संभाले रहे हैं कि कोई भी मतलब हिम्मत ना हारे। बस ये देखो, बोलते हैं ना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये भी एक लाइफ का हिस्सा होता है। जब तक ठोकर ना लगे तो हमें संभलना नहीं आता है, ठोकर लगती है तो हम अच्छा सा देख के संभल के चलते हैं। तो वो समय आया मनु के लिए, मनु को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया उस समय ने, तो बहुत अच्छी बात है। आज के दिन आप तो चाहती थी कि मनु डॉक्टर बने, मैंने कहीं पढ़ा था। मैं चाहती थी कि मनु डॉक्टर बने, क्योंकि ना मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है और मुझे डॉक्टर के पास जाने में बड़ा डर लगता है। तो मेरा यही है कि मेरे घर में बेटी डॉक्टर नहीं बनी, बट बहू के रूप में एक बेटी मेरे घर आ जाए, बस। अब तो भगवान से यही मेरी प्रार्थना है। आपने हिंदुस्तान को एक ऐसी बेटी दी है जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का नाम रोशन कर दिया, क्या कहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ और बेटी तो एक बार नेशनल खेलने लग जाए, उसके ऊपर खेलने जाए तो देश की बेटी हो जाती है। मेरी बेटी नहीं होती है, देश की बेटी है और वो जुझारू है, बहुत अच्छा करती है, बहुत कोशिश करती है, अपने गेम को परफेक्ट करने की कोशिश करती है। सर, क्योंकि माता तो चाहती थी कि डॉक्टर बने, आप चाहते थे कि मनु भाकर बॉक्सर बने, लेकिन इन सबके बीच में शूटिंग कहाँ से आ गया? शूटिंग तो 10th क्लास में थी तब से चल रहा है। तो अभी तो उसको लगभग 7 साल हो गए। तो ये ट्रांसपेरेंट गेम है, इसलिए इसमें आ गई हो। और अब बात सैलाब के नॉनस्टॉप सितम की। मैदान से पहाड़ तक मुसीबत बादल फाड़ है। आधे हिंदुस्तान में कुदरत का कहर बरपा हुआ है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है जो सब कुछ तबाह करने पर आमदा है। जनजीवन पूरी तरह से बेहाल है। हर तरफ पानी ही पानी है और आफत में जिंदगी लोग गुजार रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी ने खतरनाक रूप ले लिया है। नदी का पानी सैलाब बनकर हर तरफ उत्पात मचा रहा है।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तो शारदा नदी पिछले 18 दिनों से नेशनल हाईवे पर कब्जा जमाए बह रही है। नदी के उस तूफान में इस बार एक मोटरसाइकिल और उस पर सवार एक शख्स फंस गया। मध्य प्रदेश का इकलौता हिल स्टेशन पचमढ़ी भी जोरदार बारिश की चपेट में आ चुका है। इतनी बारिश हुई है वहां पर कि पानी जटाशंकर मंदिर में घुस गया और किसी झरने की तरह बहता दिखाई दिया। महाराष्ट्र के यवतमाल से सामने आए एक वीडियो में एक बैलगाड़ी तेज बारिश के बाद उफनते नाले में बहती हुई भी दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें डरा देने वाली हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर चल रहा है, जिससे कि जनजीवन प्रभावित हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश से क्या हालात हैं। भारी बारिश से बैतूल में सतपुड़ा डैम के 7 गेट खोले गए हैं, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। उधर सीहोर जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण कोलार डैम का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसे देखते हुए डैम के 2 गेट खोल दिए गए। तो वहीं जिले में पिछले 24 घंटे से तेज बारिश से इछावर के ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई गांवों का सड़क से संपर्क टूटा है और रामनगर और काला पीपल सहित कई गांव टापू बन चुके हैं। बात अगर जबलपुर की करें तो वहां बरगी डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बांध के गेट कभी भी खोले जा सकते हैं। शाहजहांपुर जिले में बीते 2 दिनों में बारिश का दौर जारी है, जिससे चिल्लर, लखुंदर, नेवज, काली सिंध तमाम नदी नालों के जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ है। छिंदवाड़ा जिले में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और उज्जैन की भी यही तस्वीर आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गरियाबंद, कवर्धा, बलौदाबाजार, कोंडागांव, धमतरी, कांकेर, जगदलपुर और दंतेवाड़ा में हर तरफ आप बर्बादी का मंजर देख रहे हैं। बारिश के बाद जो जलजमाव की स्थितियां बनती हैं, उससे आम जनजीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है ये देखा जा सकता है। कहीं पर गाड़ियां फंसी हैं तो कहीं लोगों के घुटने तक पानी है, कहीं कमर तक पानी है तो कहीं गांव टापू बन चुके हैं। राजधानी दिल्ली में बीती शाम एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई। ओल्ड राजेंद्र नगर में चल रहे एक नामी कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे 3 होनहार छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। सिस्टम की लापरवाही पूरी तरह उजागर हो चुकी है। समय रहते नालों की सफाई की गई होती तो यह घटना कभी नहीं होती। फिलहाल पुलिस ने कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया है। वहीं नई दिल्ली के एलजी ने डिविजनल कमिश्नर से पूरी घटना की रिपोर्ट मांगकर जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। शनिवार को दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में शाम के वक्त इसी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट की लाइब्रेरी में छात्र पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा देश हिल गया। शाम करीब 6:30 बजे का वक्त था। दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही थी। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाका भी बारिश से भीग रहा था। थोड़ी ही देर की बारिश से हालात खराब हो गए। नालों में पानी भर गया, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया। बेसमेंट के बाहर पानी पूरी तरह डेरा जमा चुका था। हर साल दिल्ली में एक जोरदार बारिश ही उसे घुटनों पर ले आती है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के बाहर ही सड़क में पानी भर गया और उसकी धार बेसमेंट की तरफ मुड़ गई। इसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक था। लाइब्रेरी में मौजूद छात्र जो प्रशासनिक अधिकारी बनने की तैयारी में जुटे थे, अचानक से पानी के प्रचंड प्रहार की वजह से फंस गए। पानी ने किसी को संभलने का मौका तक नहीं दिया। हादसे के बाद बेहद ही दहशत में भर देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। ये उसी बेसमेंट का वीडियो है। मंजर कितना भयानक है आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। बेसमेंट में दरिया बह रहा है और इसी दरिया के बीच कई छात्रों की चीखें दब गईं। हादसे में जिन 3 छात्रों की मौत हुई है उसमें केरल के रहने वाले 28 साल के नवीन डाल्विन, यूपी के अंबेडकर नगर की 25 साल की श्रेया यादव और 25 साल की ही तान्या सोनी है। हादसे की सूचना जैसे ही उनके परिजनों को मिली, कोहराम मच गया। परिजन कोचिंग संस्थान और प्रशासन की भारी लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से आपको कोई कॉल नहीं गई या ना परिवार को गई कि इस तरीके का हादसा हुआ? न्यूज चैनल पे देखने के बाद खुद आप आए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई अधिकृत जानकारी मुझे नहीं दी गई, ना परिवार वालों को दी गई, किसी को नहीं दी गई। जो भी कोचिंग सेंटर के संचालक हैं, हाँ, उनकी एक जवाबदेही सबसे पहले नंबर पे बनती है। और मैं कहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं को अगर रोकना है तो ऐसी घटनाओं में सबसे पहले गैर इरादतन हत्या का मुकदमा उस कोचिंग संचालक के चेयरमैन पर निश्चित रूप से दर्ज होना चाहिए।
ये भी कहा जा रहा है कि हादसे के वक्त बेसमेंट में पानी भरने से बिजली की सप्लाई बंद हो गई, जिससे बायोमेट्रिक मशीन ने काम करना बंद कर दिया। इसकी वजह से छात्र बाहर ही नहीं निकल पाए और धीरे धीरे सिंगल एंट्री वाले 12 फीट वाले बेसमेंट में पानी दाखिल होता गया। बेसमेंट के अंदर हालत ये थी कि टेबल कुर्सियां तैर रही थी। 14 छात्रों का रेस्क्यू किया गया। दरवाजा टूटने से जैसे ही पानी अंदर गया था तो यहाँ से स्ट्रेस कॉल गया था जब पुलिस के पास में, तो पुलिस से 3 लोग आए थे, जिनमें से एक सर ने शुरुआत में, कुछ बच्चे तो थोड़ा खुद से निकल पाए थे, उसके बाद में एक सुनील सर हैं, उन्होंने 5 बच्चों को, वो लगभग सुनील सर यहाँ तक पूरे पानी के अंदर डूब के, उनका बाद में मैंने देखा भी कि उनका पैर स्वेल हो गया, एक पैर में चोट भी आई हल्की, उन्होंने 5 से 6 बच्चों को उन्होंने बचा पाया। सांसद स्वाति मालीवाल ने भी प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। स्वाति का कहना है कि समय रहते नालों की सफाई हो जाती तो ऐसा हादसा सामने नहीं आता। हर एक के परिवार को 1 करोड़ की कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए, जरूरी देनी चाहिए। तीसरी बात, ये जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं और एमसीडी के लोग हैं, ये हम देखते हैं आए दिन, हर दिन एसी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जानकारी दी है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है। संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इंग्लिश मीडियम से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले लगभग 2 लाख से ज्यादा छात्र ओल्ड राजेंद्र नगर, पटेल नगर और करोल बाग इलाके में रहते हैं। एक और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि कोचिंग सेंटर की अधिकतर लाइब्रेरी बेसमेंट में ही चल रही है। एक हादसा होने के बाद सिस्टम की कलई खोलती दिख रही है। हाल ही में नॉर्थ कैंपस इलाके में बारिश के बाद करंट लगने से एक छात्र की मौत हो गई थी। अब इस दिल दहलाने वाली घटना से छात्र दहशत में है। हर साल दिल्ली बारिश में डूब जाती है, लेकिन सिस्टम की नाकामी अब जान पर भारी पड़ रही है। 3 होनहार जो अपना भविष्य संवारने राजधानी आए थे, वो इस घनघोर लापरवाही की भेंट चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर भोपाल से, जहां न्यूज़ 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। प्रशासन की टीम पशु आश्रय पहुंची। बीमार गायों का डॉक्टरों ने इलाज भी कराया। पशु आश्रय में मरी पड़ी कई गायों को वहां से हटाया गया। पशु आश्रय में बीमार है कई गायों की हालत खराब भी बताई जा रही है, जिसके बाद इस पर संज्ञान लिया प्रशासन ने। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई और प्रशासन की टीम फौरन से पशु आश्रय पहुंची। यहां पर जितनी भी बीमार गाय थी उनका डॉक्टरों ने इलाज किया, तो दूसरी तरफ पशु आश्रय में कई गाय मरी पड़ी मिली हैं, जिनको वहां से हटाया भी गया। पशु आश्रय में बीमार कई गायों का हाल यहां पर डॉक्टरों ने देखा। कई गायों की हालत बेहद खराब है। ये पशु आश्रय है, कहने के लिए सिर्फ यहां पर पशुओं का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से जब यह खबर दिखाई तो यहां पर पहुंची डॉक्टरों की टीम, जिन्होंने पशुओं का इलाज किया। तो राजधानी भोपाल में गोवंश के कैसे हाल हैं और कैसे राज्य पशु चिकित्सालय के आश्रय स्थल में गोवंश की दुर्दशा हो रही है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का पशु आश्रय सेवा केंद्र, हम आपको यहाँ की ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए किस तरह बद इंतजामी है, किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर बीमार गायों को रखा जाता है। गौ सेवा के लिए मध्य प्रदेश में सरकार लंबा चौड़ा बजट खर्च कर रही है, लेकिन ये जो भयावह तस्वीरें हैं ये आपकी आंखों में आंसू भी ला सकती है। आपको दिखाई दे रही होंगी बड़ी संख्या में यहाँ पर गाय हैं जो मृत है और इन्हें अभी तक यहाँ से उठाया नहीं जा सका है। और ये स्थिति अमूमन रोज़ाना होती है। ये आज की ताज़ा तस्वीरें हैं जो आपको दिखाएगी कि किस तरह गौ सेवा पर बड़ा बजट खर्च किया जा रहा है, बड़ी बातें की जा रही, लेकिन सच्चाई भोपाल की राजधानी में आपको नज़र आ रही है। और ये स्थितियां और भी ख़राब है। यहाँ गायों को लगातार जब बीमार हो जाती है उन्हें लाया जाता है। यहाँ पर चिकित्सक भी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये बड़ा बद इंतजामी दिख रही है, गाय मरी हुई पड़ी है बहुत सारी और बीमार गायें भी दिख रही, क्या स्थिति, क्या नाम है आपका और क्या कर? नीरज सिंह परिहार, पशु आश्रम में पदस्थ हूँ मैं। और यहाँ पर हमारे यहाँ कैपेसिटी 70 से 80 जानवर की मैक्सिमम है। आप लोगों ने स्पेस देख लिया, ये जो शेड बने हुए हैं,
और बारिश के सीज़न में होता क्या, जैसे 3 दिन से बारिश पड़ रही है तो इनको हम अंदर जो कवर्ड शेड जो हैं उनमें हम शिफ्ट कर देते हैं, जिससे कि जानवर भीगे नहीं। क्योंकि अमूमन यहाँ पर जितना भी नगर निगम के द्वारा या गौशालाओं से या कांजी हाउस से जो है वो बीमार जानवर ही यहाँ पर पूरे भोपाल शहर का लाया जाता है, जिनका यहाँ पर इलाज होता है। अब 70-80 की कैपेसिटी में हम डबल कैपेसिटी के ऊपर चल रहे हैं, जो अमूमन बारिश में हर साल होता है। और हर साल हम पत्राचार करते हैं, सुबह से ही क्या बोलते हैं हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब सुबह से ही लगे हुए हैं, रात से इनफैक्ट रात से ही लगे हुए हैं, मैं सुबह का आया हुआ हूँ। और ये स्थिति इसलिए क्या बोलते परेशान करने वाली है क्योंकि जितनी कैपेसिटी है हमारी, उस कैपेसिटी से ज़्यादा, डबल से ज़्यादा हमारे पास आज की तारीख में पशु हैं। इधर गायों के मामले में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी गायों के नाम पर और उनके संरक्षण के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है, इनके अंदर किसी भी तरह का कोई सेवा भाव नहीं है। तो वहीं बीजेपी के विधायक भगवान दास सबनानी ने गोपालकों पर ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा कि गोपालक की लापरवाही के कारण यह स्थिति बनती है। हमारी सरकार गायों के मामले में संवेदनशील है, सरकार ने गायों के बजट को भी बढ़ाया है। कांग्रेस की जब सत्ता और सरकार थी तो देश प्रदेश के अंदर लगभग 1,500 से ज्यादा गौशालाएं कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी और उन गौशालाओं को चलाने के लिए रोज एक गाय पे 20 रुपए रोज दिया करते थे। जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, इन्होंने 1 रुपए 60 पैसे उसको कर दिया और 4-4, 6-6 महीने तक उनको पैसा नहीं देती है। गौशालाओं के लिए सिर्फ नीति नियत यह है कि गौ माता की उस शाला को कहीं ना कहीं गो कब्रगाह बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। कई बार हमारे अपने जो गौपालन करते हैं उनकी कहीं ना कहीं छोटी सी लापरवाहियों के कारण ये सब स्थिति उत्पन्न होती है। न केवल गाय की मृत्यु होती है वरन उसके कारण एक्सीडेंट में बाकी लोगों को भी तकलीफ होती है, आप हमको भी तकलीफ होती है। हम भी जब चलते हैं तो गाड़ी से जब बाई रोड जाते हैं तो हमको भी कठिनाई होती है। लेकिन अगर ये बात जो आपने उठाई है पशुपालन मंत्री जी के ध्यान में भी आ गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी आ गई होगी, निश्चित रूप से कारगर कदम उठा करके उसमें व्यवस्था की जाएगी, मैं पूरा भरोसा रखता हूं। पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इंदौर में हुए पौधारोपण की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में स्वच्छता को लेकर मशहूर इंदौर शहर ने अब एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। क्या कुछ कहा पीएम ने, सुनिए। मैं आपसे एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की चर्चा की थी। मुझे खुशी है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध इंदौर में एक शानदार कार्यक्रम हुआ। यहां एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के दौरान एक ही दिन में 2 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए। अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाने के इस अभियान से आप भी जरूर जुड़े और सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। मन की बात कार्यक्रम में देश में बन रही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम और उसकी ताकत जानकर दुश्मन देश सहम जाते हैं। जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी कहीं से भी फायर होने वाली इस मिसाइल की मांग विश्व के कई देशों में हो रही है। यही नहीं, रूस के सहयोग से अब इस मिसाइल का अगला वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार हो रही है, जिससे चीन और पाकिस्तान में बनने टारगेट पलक झपकते ही ध्वस्त हो जाएंगे। भारत की ऐसी महाबली मिसाइल जिसके आगे पाकिस्तान और चीन की हालत पस्त हो जाती है। इस महाघातक मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसका नाम सुनकर दुश्मन थर थर कांपता है। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत है इसे जमीन, हवा, जंगी जहाज और पनडुब्बी कहीं से भी फायर किया जा सकता है। ये पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखती है। पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीकी देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत से खरीदना चाहते हैं, तो वहीं चीन के दुश्मन फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल भी कर लिया है।
मतलब ये कि मेड इन इंडिया का जलवा अब पूरी दुनिया मान रही है। अमेरिका से लेकर एशिया और अफ्रीका तक पूरी दुनिया भारत के हथियारों की दीवानी है। हमारा देश ब्रह्मोस मिसाइल बनाता है और ब्रह्मोस मिसाइल ऐसी है जिसका खौफ दूर दूर तक है। दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल की मांग रही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट की रेंज 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक है। वहीं भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक हो सकती है और इसकी स्पीड 9800 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यही वजह है कि भारत के इस ब्रह्मोस मिसाइल का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। फिलहाल सुपर 6 के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।